हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि एनईपी के ओडिशा के सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर है। बाकी अगर तुम कोई डिफरेंट यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, जरूर तुम्हारे सेमेस्टर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। ऑल ओवर इंडिया में सिलेबस बिल्कुल सेम है, तो तुम कहीं से भी बिलोंग करते हो, तुम आराम से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। पिछले वीडियोस के अंदर ऑलरेडी स्टार्ट कर दिए थे कॉस्ट अकाउंटिंग, जहां हम देखे थे कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स क्या है, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है, प्रॉफिट सेंटर, कॉस्ट सेंटर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स, ये सब कुछ हम कवर कर चुके थे। आज हम बेसिकली देखेंगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट होता है और उसको हम किस बेसिस पे जो है ग्रुप कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, ऐप को जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। वहां पे कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग कॉस्ट। कॉस्ट को ग्रुप करना अकॉर्डिंग टू देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को ग्रुप करना इनटू डिफरेंट कैटेगरी इज बेसिकली कॉस्ट क्लासिफिकेशन। तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन कई तरीके से किया जा सकता है। इसके अंदर सबसे पहला आता है बाय नेचर और बाय एलिमेंट। ठीक है, देखना, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन द कॉस्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। कॉस्ट को इस हिसाब से 2-3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला मटेरियल कॉस्ट, दूसरा हो गया लेबर कॉस्ट और तीसरा हो गया एक्सपेंस, जिसको हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसको बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, दिस क्लासिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट, हाउ सच टोटल कॉस्ट इज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। तो हम टोटल कॉस्ट जब निकालेंगे तो हम किस किस चीज का कॉस्ट लेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल प्लस कॉस्ट ऑफ लेबर प्लस कॉस्ट ऑफ अदर एक्सपेंसेस विच इज बेसिकली द ओवरहेड। क्लियर है? तो पहला हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर और एलिमेंट। दूसरा हो गया था काम के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन। According to this classification, costs are divided in the light of different aspects of basic managerial activities involved in the operation of business undertaking. तो काम के हिसाब से, ऑपरेशन के हिसाब से, जैसे मार्केटिंग का कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट। तो काम के हिसाब से, एक एक डिपार्टमेंट, एक एक फंक्शन के हिसाब से जब हम कॉस्ट को डिवाइड करते हैं, तब उसको बोला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन कॉस्ट, इट मींस कॉस्ट रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड। सेकेंड हो गया एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इट मींस कॉस्ट रिलेटेड टू द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। तीसरा हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, इसका मतलब हो गया सामान को बेचने का खर्चा। क्लियर है? तो जब कॉस्ट को डिवाइड करते हैं काम के हिसाब से, फंक्शंस के हिसाब से, तब उसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। क्लियर है ये? नेक्स्ट, उसके बाद तीसरा जो बेसिस है वो आता है बाय डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी। डिग्री ऑफ ट्रेसेबिलिटी मतलब हम एक कॉस्ट को कितना हद तक ट्रेस कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो उसमें दो टाइप का कॉस्ट है। एक जो प्रोडक्ट बनाते समय डायरेक्टली खर्चा होता है, उसको हम ट्रेस कर सकते हैं कि हाँ, ये वाला कॉस्ट जो है इस प्रोडक्ट के लिए हुआ है। ऐसे कॉस्ट को बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है? और दूसरा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि कॉमन होता है, हम पता नहीं लगा सकते कि इस प्रोडक्ट के लिए कितना हुआ। जैसे कि एग्जांपल देता हूं तुमको, सपोज ये हमारा फैक्ट्री है, इसमें हम प्रोडक्ट ए बनाते हैं, प्रोडक्ट बी बनाते हैं, प्रोडक्ट सी बनाते हैं। ठीक है? अब प्रोडक्ट ए में जो रॉ मटेरियल लगा, वो क्या कॉस्ट है? डायरेक्ट कॉस्ट है, कि पता है ये रॉ मटेरियल किसको बनाने के लिए लगा है? प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए। ठीक है? प्रोडक्ट बी में जो रॉ मटेरियल लगा, वो प्रोडक्ट बी के लिए डायरेक्ट कॉस्ट है। प्रोडक्ट सी का जो रॉ मटेरियल है, वो प्रोडक्ट सी के लिए जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट। राइट? क्योंकि पता है
कि रॉ मटेरियल कौन से प्रोडक्ट बनाने के लिए लगा है। लेकिन फॉर एग्जांपल ये फैक्ट्री का रेंट, ये तो नहीं पता ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, टोटल पता है हमको, बट ए का कितना, बी का कितना या सी का कितना, ये बात नहीं पता। तो ये जो रेंट है ये कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। क्लियर है? देखना, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन टोटल कॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. Direct costs are those which are incurred for and may be conveniently identified with a particular cost center. कोई पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर का है या कोई पर्टिकुलर कॉस्ट यूनिट का है, जैसे प्रोडक्ट ए के लिए खर्चा हुआ, अगर हम ऐसे बोल सकते हैं तो वो खर्चा को हम बोलेंगे डायरेक्ट कॉस्ट. Material used and labor employed in manufacturing an article or in particular process of production are common examples of direct cost. तो जो खर्चा लगता है मैन्युफैक्चरिंग करने में, जो रॉ मटेरियल्स लगता है, वो सब एग्जाम्पल है डायरेक्ट कॉस्ट का. ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जाम्पल हो गया मटेरियल कितना रुपए का लगा ये पता चल सकता है, और कितना रुपए का लेबर लगा प्रोडक्ट बनाने में ये पता चल सकता. तो मटेरियल और लेबर जो है वो किसके अंदर आता है? डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर. ठीक है, और नेक्स्ट होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट. इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का है बोल के नहीं बोल सकते, ये कॉमन है, सारे प्रोडक्ट का मिल के है. दिस इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. Indirect costs are those costs which are incurred for the benefit of a number of cost center. तो एक कॉस्ट सेंटर का नहीं है, बहुत सारे कॉस्ट सेंटर या बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए खर्चा किया गया है. एंड कैन नॉट बी कन्वीनियंटली आइडेंटिफाइड विद अ पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट. तो कोई पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट यूनिट का हम पता नहीं लगा सकते. एग्जाम्पल्स ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट आर, जैसे मैं बताया तुमको, बिल्डिंग का रेंट, रेंट ऑफ अ बिल्डिंग, हम एक बिल्डिंग रेंट पे लिए हैं, उसमें हम प्रोडक्ट ए बी सी डी ई बनाते हैं. अब कौन सा प्रोडक्ट का कितना रेंट है, तो ये बात पता लगाना डिफिकल्ट है, क्योंकि पूरे बिल्डिंग का रेंट पता है, अब उसमें 5 प्रोडक्ट बनता है, तो कौन से प्रोडक्ट के लिए कितना रेंट, दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई. सच कॉस्ट आर कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. और कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसे इनडायरेक्ट कॉस्ट को बोला जाता है ओवरहेड. समझ में आ रहा है? तो 3 मेन खर्चा होता है कोई भी प्रोडक्ट के अंदर. एक हो गया उसका मटेरियल कॉस्ट, दूसरा हो गया उसका लेबर कॉस्ट, ये डायरेक्ट होता है, और जो ओवरहेड है ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा. क्लियर? नेक्स्ट, बाय चेंजेस इन एक्टिविटी और वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 टाइप का कॉस्ट होता है इसके अंदर. पहला हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा हो गया वेरिएबल कॉस्ट, और तीसरा हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अभी तक हम जितना पढ़े उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, सबसे पहले समझते हैं फिक्स कॉस्ट. ठीक है, ठीक से समझना. सपोज ये हमारा एक फैक्ट्री है. ठीक है, अब फैक्ट्री हम लोग सपोज रेंट पे लिए हैं. रेंट है सपोज 50,000 रुपीज पर मंथ. ठीक है, तो अब ये जो 50,000 रुपए का रेंट है ये देना ही पड़ेगा, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं. सही है कि नहीं बताओ? अगर मेरा फैक्ट्री बंद भी रहेगा तो भी मुझे रेंट देना ही पड़ेगा. तो ऐसा खर्चा जो कि इनकर होगा ही, भले ही प्रोडक्शन हो या ना हो. प्रोडक्शन नहीं भी होगा तो भी रेंट 50,000 देना पड़ेगा. प्रोडक्शन अगर होगा तो भी रेंट 50,000 देना पड़ेगा. अगर 1 यूनिट बनाऊंगा तो भी रेंट 50,000 होगा. अगर 1,00,000 यूनिट बनाऊंगा तो भी रेंट 50,000 ही होगा. तो ऐसा खर्चा जो कि इन टोटल हमेशा सेम रहता है, हमेशा 50,000 रहेगा, भले ही प्रोडक्शन करें या ना करें, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं
फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब जो खर्चा इनकर होगा ही, भले ही प्रोडक्शन हो या ना हो, प्रोडक्शन ज्यादा हो प्रोडक्शन कम हो फर्क नहीं पड़ता, फिक्स कॉस्ट जो हमेशा सेम रहेगा। क्लियर है ये? अब दूसरा, फॉर एग्जाम्पल हम प्रोडक्ट ए बनाते हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट ए बनाने में रॉ मटेरियल लगता है सपोज 50 रुपीज पर यूनिट। तो ये जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो इनकर होगा अगर हम प्रोडक्ट्स बनाएंगे तब, अगर प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे तो कॉस्ट इनकर नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक भी यूनिट नहीं बनाऊंगा तो रॉ मटेरियल नहीं लगेगा, लेकिन अगर एक यूनिट बनाऊंगा तो 50 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, अगर 2 यूनिट बनाऊंगा तो 100 रुपए का लगेगा, 3 यूनिट बनाऊंगा तो 150 का लगेगा। तो जैसे जैसे मैं प्रोडक्शन बढ़ाऊंगा वैसे वैसे जो रॉ मटेरियल जो है वो और लगता चला जाएगा। तो वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्शन होगा तभी ये खर्चा होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो खर्चा नहीं होगा। और ये हमेशा क्या होता है, पर यूनिट में सेम रहता है, हर बार पर यूनिट 50 लगेगा। अब जितना यूनिट बनाओगे उस हिसाब से खर्चा होगा, 1 यूनिट में 50, 2 यूनिट में 100, 3 यूनिट में 150, 4 यूनिट में 200, ऐसे करके ये चलेगा, पर यूनिट हमेशा 50 होगा। ऐसे खर्चे को बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर है? और एक तीसरा आता है जिसका नाम है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें क्या होता है, इसका कुछ पार्ट फिक्स्ड होता है, मतलब कुछ पार्ट तो फिक्स्ड है, लगेगा ही लगेगा चाहे बनाओ या ना बनाओ, कुछ पार्ट फिक्स्ड है, और कुछ पार्ट जो है वो वेरिएबल है, मतलब बनाएंगे तो लगेगा नहीं बनाएंगे तो नहीं लगेगा। ऐसे खर्चे को बोलते हैं सेमी वेरिएबल। तो 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमेशा टोटल में सेम रहेगा, प्रोडक्शन हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा। और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल, जिसमें कुछ पार्ट फिक्स्ड है और बाकी पार्ट वेरिएबल है। क्लियर? स्टार्ट करते हैं। देखना, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर कॉमनली डिस्क्राइब एज दोज व्हिच रिमेन फिक्स्ड in total amount with increase or decrease in the volume of output or production activity for a given period of time। तो कितना भी प्रोडक्शन करें ज्यादा या कम फर्क नहीं पड़ता। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस एज प्रोडक्शन इंक्रीजेस, पर यूनिट खर्चा कम होगा। तुम सोचो ना, अगर 50,000 का रेंट है, अगर 50,000 यूनिट बनाओगे तो पर 1 रुपए का रेंट लगा पर प्रोडक्ट, है ना। अगर 50,000 का रेंट है और मैं 50,000 यूनिट बनाऊं तो पर यूनिट 1 रुपए का रेंट लग रहा है। मैं 1 लाख यूनिट बनाऊंगा तो 0.5 रुपीज लगेगा पर यूनिट, है ना। तो पर यूनिट कम होता जाएगा फिक्स कॉस्ट, लेकिन टोटल में हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेस as production increases and increase as production declines। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फिक्स कॉस्ट फॉर रेंट, रेंट जैसे एक फिक्स कॉस्ट है, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, फैक्ट्री मैनेजर सैलरी एटसेट्रा। दिस कॉस्ट आर नोन एज पीरियड कॉस्ट। ध्यान रखना, इसको पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं। तो फिक्स कॉस्ट are also called as period cost because this are dependent on time rather than output। क्योंकि ये टाइम पे डिपेंडेंट है, 1 महीना का रेंट 50,000, कितना यूनिट बनाए उससे फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द आउटपुट, दिस इज डिपेंडेंट ऑन द टाइम, इसलिए इसका नाम दिया गया है पीरियड कॉस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आर दोज व्हिच वैरी इन टोटल in direct proportion to the volume of output। जो टोटल में चेंज होगा जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करेंगे ज्यादा उसके हिसाब से, बट पर यूनिट
कॉस्ट पर यूनिट रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट। पर यूनिट हमेशा सेम रहेगा। एक यूनिट बनाने का रॉ मटेरियल 50 रुपए। अब 2 बनाएंगे तो ज्यादा लगेगा, 3 बनाएंगे तो और ज्यादा लगेगा, 4 बनाएंगे और ज्यादा, 100 बनाएंगे और ज्यादा, 1000 बनाएंगे और ज्यादा लगेगा, लेकिन पर यूनिट हमेशा सेम हो। With changes in production, thus variable cost fluctuate in total amount but tend to remain constant per unit. टोटल में तो चेंज होगा बट पर यूनिट वो कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल हो गया जैसे मटेरियल कॉस्ट, लेबर का खर्चा, पावर हो गया, रिपेयर हो गया, ये सब एग्जाम्पल है किसका? वेरिएबल कॉस्ट का। क्लियर है? सच कॉस्ट आर नोन एज प्रोडक्ट कॉस्ट। जैसे उसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट कॉस्ट, क्योंकि ये डिपेंडेंट है प्रोडक्ट के ऊपर, ये टाइम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनाओगे उतना ज्यादा खर्चा होगा, इसलिए फिक्स कॉस्ट को बोला जाता है पीरियड कॉस्ट, बट वेरिएबल कॉस्ट को बोला जाता है प्रोडक्ट कॉस्ट। क्लियर है? नेक्स्ट आता है सेमी वेरिएबल। आर दोज विच आर पार्टली फिक्स्ड, कुछ पार्ट उसका फिक्स्ड है एंड पार्टली वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन एक्सपेंस इंक्लूडेड अ फिक्स्ड पोर्शन ऑफ एनुअल चार्जेस प्लस वेरिएबल अकॉर्डिंग टू कॉल्स, दस टोटल टेलीफोन एक्सपेंस आर सेमी वेरिएबल। जैसे जैसे टेलीफोन का खर्चा है, कुछ खर्चा तो लगेगा ही कॉल करो ना करो, तो कुछ पार्ट तो फिक्स्ड है और बाकी तुम जितना कॉल किए उसके हिसाब से लगेगा, तो बाकी पार्ट जो है वो वेरिएबल है। तो जहां पे कुछ पार्ट फिक्स्ड है और कुछ पार्ट वेरिएबल है, ऐसे खर्चे को हम बोलते हैं सेमी वेरिएबल। क्लियर है? नेक्स्ट, कंट्रोल के हिसाब से बहुत इजी है। दो टाइप का होता है कंट्रोल के हिसाब से, एक होता है कंट्रोलेबल और दूसरा होता है अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे मैनेजर के कंट्रोल में है, जो खर्चा हम कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। और अनकंट्रोलेबल जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, वो खर्चा तो होगा ही, कोई भी मैनेजर उसको रोक ही नहीं सकता वो खर्चे को, ऐसे को बोलते हैं अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। क्लियर है? देखना, कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज व्हिच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन, जिसको हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, of a specified number of undertaking, that is to say costs which are at least partly within the control of the management, जो कुछ हद तक मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। जनरली स्पीकिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इंक्लूडिंग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड सम ऑफ द ओवरहेड एक्सपेंस आर कंट्रोलेबल। तो बेसिकली जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो कुछ हद तक कंट्रोलेबल होता है, ठीक है। अनकंट्रोलेबल होता है फिक्स कॉस्ट, जो तो लगेगा ही लगेगा, हम उसको कम कर ही नहीं सकते, है ना। दोज विच कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस्ड और आर नॉट विद इन द कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है ही नहीं, मैनेजमेंट उसको कम कर ही नहीं सकता, ऐसे खर्चे को बोलते हैं अनकंट्रोलेबल। नाम से पता चल रहा है, कंट्रोलेबल मतलब जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अनकंट्रोलेबल का मतलब है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया मैनेजर का, ये सब खर्चे को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दे रही है। नेक्स्ट आता है बाय नॉर्मेलिटी। अंडर दिस कॉस्ट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू वेदर दिस कॉस्ट विच आर नॉर्मली इनकर्ड at a given level of output in the condition in which that level of output is normally attained। तो खर्चा नॉर्मल है कि नहीं, मतलब डे टू डे खर्चा है कि नहीं, मतलब ये खर्चा होना चाहिए या एक्सेप्शनल है, अचानक से खर्चा हो गया है, ऐसा खर्चा होना ही नहीं चाहिए। तो उस हिसाब से खर्चे को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक है नॉर्मल और दूसरा है एब नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो नॉर्मली होता है, हर साल हर बार होता है, इस बार भी हुआ, सच एक्सपेंस आर कॉल्ड एज नॉर्मल। और एबनॉर्मल मतलब जो अचानक से हुआ है, तो नॉर्मली ऐसा खर्चा होता नहीं है, पर इस साल ऐसा खर्चा हुआ है, सच कॉस्ट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल। ठीक है, देखना, इट इज द कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड, जो खर्चा हर बार होता ही है एट अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट,
in the condition in which that level of output is normally attained. It is the part of the cost of production. तो नॉर्मल खर्चा है और हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट है ये, ठीक है। नेक्स्ट आता है एबनॉर्मल कॉस्ट, जो हर बार नहीं होता है। इट इज द कॉस्ट विच इज नॉट नॉर्मली इनकर्ड। नॉर्मली ऐसा खर्चा होता नहीं है, जैसे अर्थक्वेक आ गया, आग लग गया, ठीक है, चोरी हो गया, ये सब खर्चा हर साल थोड़ी होता है, ये तो कभी कभार होता है, एब नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, डे टू डे बिजनेस का नहीं है। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते खर्चा होगा, कभी हुआ भी नहीं है, अचानक से ऐसा कोई खर्चा इनकर हुआ जो कि एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि होगा बोल के, ऐसे खर्चे को बोलेंगे एबनॉर्मल कॉस्ट। और जो एबनॉर्मल कॉस्ट है उसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं मानते, उसको हम कहां पे लेके जाते हैं, चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो जो नॉर्मल कॉस्ट है दैट इज द पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। बट जो एबनॉर्मल कॉस्ट है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, उसको हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर है? तो दिस वाज अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मेलिटी। क्लियर है? इसके बाद और भी कई सारे क्लासिफिकेशंस हैं, जैसे मैनेजरियल डिसीजंस के बेसिस पे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं, इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो दो पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, बहुत ही बड़ा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हम पार्ट 1 आज कंप्लीट करिए, इसका पार्ट 2 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन द बेसिस ऑफ द मैनेजरियल डिसीजंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो कंटिन्यू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट को, पार्ट 1 यहाँ कंप्लीट होता है, पार्ट 2 जो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट का वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।